सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लगभग आपके पास अब 50 दिन बचे हैं। इन 50 दिनों में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस तरीके से पढ़ना है, हर छोटी से छोटी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी और अगर आप कुछ गलती कर रहे होंगे तो आप उसको भी सुधार पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो आपने देख लिया होगा और आपको डेट्स भी पता है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो टीयर 1 होना है वो आपका 8 सितंबर से चालू होगा और 18 सितंबर तक चलेगा। यानी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं या आप देख रहे होंगे तो लगभग 45 से 50 दिन के आसपास का समय है। ठीक है, टोटल 3131 वैकेंसीज इसमें है, हालांकि इसकी संख्या बाद में बढ़ेगी। 12th पास बच्चों के लिए होता है टीयर 1 टीयर 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से 27, बाकी फिर एज रिलैक्सेशन होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। सभी के 25-25 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा और 100 क्वेश्चंस अगर 1 घंटे में करना है तो इसके लिए आपको बहुत टाइम पर काम करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आप इन 50 दिनों को किस तरीके से बांट सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे हमने एक मॉडल बताया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। हमने इसको ऐसा करा है कि भाई मान लीजिए कि आप अभी अगले 15 दिन पे क्या कर सकते हो, तो आपको नेक्स्ट 15 दिन पे कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। यानी सिलेबस में अगर कुछ चीजें बची हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको लगते हैं जिन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत है या और रिवीजन करने की जरूरत है, तो आपको अगले 15 दिन उस चीज पे काम करना चाहिए। उसके बाद अगले जो आपके 15 से 20 दिन रहेंगे और उसके बाद एग्जाम तक आपको पूरा फोकस करना है प्रैक्टिस पर। अब प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिस में आप सेक्शन वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट लगा सकते हो कि मैथ्स का लगा लिया, रीजनिंग का लगा लिया, ऐसे आप इंग्लिश पर काम कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, डेली मॉक्स हो गए, स्पीड प्रैक्टिस हो गई और आखिरी के जो आपके 15 दिन रहेंगे इसमें आपको फुल लेंथ पेपर्स को और ज्यादा, मतलब जैसे आप अभी एक पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसको 2 पेपर्स पे ले आना है। अब यहां पर ये जो आखिरी दिन होंगे इसमें आपको एकदम रियल एग्जाम की तरह बैठकर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, टाइमर के साथ हर चीज का ध्यान रखते हुए आपको ये आखिरी के दिनों में पेपर लगाना है। तो हमने ये एक ओवरऑल बनाया है कि आप हर सब्जेक्ट को इस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो 15-15 और 15 दिनों में अगर आप बांटोगे और प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो आपका बहुत अच्छा सिस्टमेटिक सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे मैथ्स की हम सबसे पहले बात करते हैं तो मैथ्स में भी हमने आपके लिए 3 कैटेगरीज यहां पे क्रिएट करी है। जैसे ऐसे टॉपिक्स जो बहुत आसान और स्कोरिंग होते हैं उनके नाम यहां पे दिख रहे हैं, जैसे परसेंटेज रेशो हो गया। आपको पता है कि पूरा अरिथमेटिक आप परसेंटेज और रेशो से आराम से कनेक्ट कर सकते हो और अरिथमेटिक में तो जनरली दिक्कत नहीं आती है। फिर इसके बाद एडवांस होता है जिसमें डेफिनेटली काफी फॉर्मूले और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उस पर आपको काम करना होता है। तो आप इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ क्योंकि ये आसान चैप्टर्स हैं, आते ही आते हैं एग्जाम में और स्कोर आपको इसमें बहुत अच्छा पूरा मिलना है। सेकेंड कैटेगरी हमने बनाई है कंसेप्चुअल, जिसमें एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे होते हैं, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, तो आपका ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन सब इसके अंतर्गत आता है। और इनमें मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप इनको बार बार रिवाइज करो, इनके कॉन्सेप्ट्स को देखते रहो। अगर आपने एक लंबे समय तक गैप मेंटेन कर लिया, आपने बहुत दिनों तक इन चीजों को नहीं देखा या पलटाया, तो आप भूल जाते हो। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। इसलिए अगर आपको इन चैप्टर्स को अच्छा करना है तो एक हफ्ते में कम से कम इनके टेस्ट लगाते रहो, इनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जैसे हमारी विनर्स की फॉर्मूला बुक है तो आप उससे पलटा लो इनके कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट से देखते रहोगे, पलटाते रहोगे, याद रहेगा। लंबा गैप आया, देखना बंद कर दिया, आप भूल जाओगे। तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर स्पीड, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें स्पीड पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना होता है। तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, यहां पे कैलकुलेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। कैलकुलेशन तो हर चैप्टर के लिए जरूरी है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा ही कैलकुलेशन पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन चैप्टर्स के लिए जो कैलकुलेशन की टिप्स और टेक्निक्स कई बार मैंने बताई है उन सबको अच्छा करो। और नहीं तो हमारा एक कैलकुलेशन स्पेशल बैच है, बहुत छोटा बैच है, 1 महीने का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे बहुत सारी ट्रिक्स और स्पीड, मतलब पेन फ्री कैलकुलेशन आप उससे सीखते हो कि सारी चीजें दिमाग में कैसे हो सकती है। 99 का कोर्स है, विनर्स ऐप पर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने लेवल पर भी थोड़ी कोशिश करोगे, बहुत अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो अरिथमेटिक में मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, बाकी चीजों को आप, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। देखो यहां पर
पूरे मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ना। अरिथमेटिक एडवांस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक एडवांस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है, क्वेश्चन जनरली सबसे बन जाते हैं, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आपने पहले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखा और उसके बाद बस आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे अगर फोकस कर लिया, आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी है ना। लेकिन वही बात है कि पहले बेसिक बहुत अच्छा हो जाए, चैप्टर्स के हम सारे टाइप्स और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीख लें और फिर हम चैप्टर वाइज अच्छी प्रैक्टिस कर ले, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वो सारी चीजें लगा लें, तो आपका बहुत अच्छे से अरिथमेटिक हो सकता है ना। और कैलकुलेशन तो इसका पार्ट रहेगा ही, वो तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए मैथ्स को अच्छा करने के लिए जैसे विनर्स की आप बुक ले सकते हो, जो मेरी मैथ्स प्रो बुक है, या मैथ्स फाउंडेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। या फिर आप जिस भी जगह से जहां से भी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, टाइप्स की वैरायटी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी यहां पे हमने सारी चीजें लिखी हैं, मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, दो चैप्टर्स आपके सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, रेशो और परसेंटेज, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स को इन दोनों से कनेक्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, या तो रेशो लगेगा या परसेंटेज लगेगा। तो पूरा अरिथमेटिक अच्छा करना है तो इन दो चैप्टर्स को अच्छा करो। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो इन दो पर मेहनत नहीं करते और पूरे अरिथमेटिक में परेशान होते हैं। तो अगर आप अरिथमेटिक में ज्यादा दिक्कत में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, इन दो के कॉन्सेप्ट अच्छे से करो और हर चैप्टर को इन दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इन्हीं से पढ़ाता हूं पूरा मैथ्स, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, रेशो परसेंटेज से हर चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इन दो को मजबूत करिए, अरिथमेटिक अच्छा करना है तो, ठीक है। एडवांस में जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और फॉर्मूला का बहुत ज्यादा रोल है और इसीलिए यहां पे बहुत ज्यादा रिवीजन की आपको जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आप रट्टा तो मार लोगे लेकिन वो ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। रिवीजन करते रहोगे, चीजों को पलटाते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको चीजें याद होने लगेंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले ज्यादा होते हैं तो वहां पर रिवीजन करना पड़ता है। दूसरी बात कि अगर अरिथमेटिक में आप मुझसे पूछोगे कि सर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए, तो एक चैप्टर के मैं 200 से 300 क्वेश्चन की एडवाइस करूंगा। लेकिन एडवांस में आप अगर मुझसे पूछोगे तो एक चैप्टर की मैं 400 से 500 क्वेश्चंस करने की एडवाइस दूंगा। एक चैप्टर में इतने क्वेश्चंस जो आप क्लास में जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा बात कर रहा हूं मैं, कि आपने क्लास में हमने मान लीजिए 150, 200, 250 सवाल करवा दिए, तो वो तो हमने कराया, वो तो आपको टाइप वाइज सारी चीजें पढ़ाई। लेकिन अब अपने सेल्फ लेवल पर जो प्रैक्टिस करनी है तो टॉपिक वाइज एवरेज इतना आपको करना चाहिए। अरिथमेटिक में एक चैप्टर से 200 से 300 सवालों की प्रैक्टिस मिनिमम, और एडवांस में 400 से 500 सवालों की प्रैक्टिस आपको मिनिमम करनी चाहिए, तब आपसे चीजें अच्छे से बनेंगी। बच्चे क्या गलती करते हैं, चैप्टर पढ़ लिया, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं लगाए, कुछ भी नहीं, बस चल रहा है। तो आप अगर वो लिमिटेड 50, 100, 150 सवालों पर बेस्ड रहोगे, उन पर आश्रित रहोगे, नहीं, आपसे नए प्रकार के प्रश्न नहीं बनेंगे। जब तक वेराइटीज नहीं होगी, जब तक आपने क्वेश्चंस की एक अच्छी नंबर्स को कवर नहीं किया होगा, तब तक आप बहुत अच्छे से प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए वेराइटीज कवर करना जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अरिथमेटिक में चीजें लिंक हैं, एडवांस में चीजें सब अलग अलग हैं, तो हर चैप्टर का अपना एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है, उसको उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट तो कोई भी चैप्टर नहीं है, बस कोई चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, किसी में टाइप्स बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, तो वो आपको बस थोड़ा सा यहां पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हर स्टूडेंट की कोई ना कोई वीकनेसेस, किसी ना किसी चैप्टर में वो अच्छा होता है, किसी ना किसी में वो कमजोर होता है। तो कभी ये नहीं सोचना है कि यार मेरे साथ ही ऐसी दिक्कत है, मुझसे ही शायद नहीं बनता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूं दो ही प्रकार के बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं कि जिन्हें पता है कि मेरी ये वीकनेसेस है, मुझे यहां दिक्कत आती है, चलो इस पे काम करते हैं। दूसरे वो बच्चे होते हैं कि मेरी ये दिक्कत है, यहां पे ये मुझे समस्या होती है, और हमेशा रोते रहते हैं, काम नहीं करते वो कभी भी, बस रोते रहते हैं, परेशान रहेंगे और कंप्लेंट करते रहेंगे हमेशा, हर चीज से उन्हें दिक्कत होगी। अगर वो काम कर लेंगे तो वो चैप्टर सीख जाएंगे, उस पर मेहनत कर लोगे तो वो अच्छा हो जाएगा। तो या तो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं या रोने वाले बच्चे होते हैं, आपको मेहनत वाला बनना है। दिक्कत तो सबके साथ है यार, मेहनत करके आप उस दिक्कत को दूर कर सकते हो, शिकायत करके उसके नाम से बैठे रहने से कभी वो अच्छा नहीं होगा, यह ध्यान रखो, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेशन में पहाड़े, वर्ग, घन कहां तक याद करने आपको सारे लिखे हुए हैं, और मैं इसमें यही कहूंगा कि आप जितना कम से कम पेन फ्री कैलकुलेशन करोगे उतना आप फायदे में रहोगे। पेन कम से कम चलाना है, दिमाग को चलना ही पड़ेगा, दिमाग दौड़ेगा, चलेगा भी नहीं,
लेकिन पेन कम से कम, और कैलकुलेशन पे 15-20 मिनट का टाइम रोज दीजिए। अगर आपने 1 महीने भी अच्छा समय दे दिया, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। एग्जाम में आप रियलाइज करोगे कि सर प्रश्न तो सारे बन जाते हैं पर समय लग जाता है। उस समय को अगर मैनेज करना है, कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्पीड लानी पड़ेगी, तभी आप 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में, और उसमें मैथ्स के 25 सवाल, आप सोचिए 25 सवाल लगाने में कई लोगों को 1 घंटे लग जाते हैं, कैसे करोगे? वहां पे कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, तो आप इसको इग्नोर ना करें, इस पर काम करें और इसमें स्पीड बढ़ाने पर लगातार प्रयास करते रहें। ठीक है। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ भाई प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसको दिक्कत आती हो। हर चैप्टर आसान है, रीजनिंग में कुछ टफ होता ही नहीं। तो आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझे, प्रैक्टिस करी, आराम से बन जाता है। तो मुझे लगता है रीजनिंग में कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे टॉपिक्स और किन बातों का ध्यान रखना है वो हमने यहां पे लिख दिया है ना। इंग्लिश पे हम आते हैं। इंग्लिश में देखो 2 चीजें होती हैं, पहला होता है ग्रामेटिकल पार्ट और दूसरा होता है आपका रीडिंग वाला पार्ट, है ना। मतलब आप इसको कहोगे वोकैब वाला पार्ट, इसको हम नाम दे देते हैं, है ना। एक ग्रामेटिकल पार्ट हो गया और एक आपका वोकैब वाला पार्ट हो गया। ग्रामेटिकल पार्ट जो है, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए चैप्टर्स का, क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वो ग्रामर वाला पार्ट होता है। तो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, उससे आप अपनी ग्रामर को इंप्रूव करोगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वोकैब। कई बच्चे सिर्फ ग्रामर रूल्स रटते रहते हैं, वोकैब पे काम नहीं करते। मैं हमेशा एडवाइस देता हूं कि आपको अगर किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आ रही है और आपकी इंग्लिश वीक है, तो 30 मिनट डेली इंग्लिश की आपको रीडिंग करनी चाहिए। आप जब शुरू करोगे उसके 1-1.5 महीने में आपको गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे और आपसे इंग्लिश बनने लगेगी। यहां पे भी फिर वही बात आती है कि सर इंग्लिश तो अच्छा करना है, लेकिन बस वो अच्छी नहीं हो पा रही है। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक अच्छी कैसे होगी, है ना। अपने आप तो वो होना नहीं है, तो उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के लिए आधा घंटा निकालिए, अनसीन पैसेजेस या इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी स्टोरी, कुछ भी उठा लो, 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ना है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसमें जो नए वर्ड्स वोकैबुलरी है उन सबको आपको ट्रांसलेट करना है। नया वर्ड मिला नोट करना है, उसको हफ्ते में रिवाइज करते रहना है। जैसे जैसे आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, आपकी इंग्लिश बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। आपको जब पता चलेगा कि हाँ इस लाइन का मतलब हिंदी में ये होता है, यहां पे शब्द का मतलब ये होता है, वोकैब इज द की, वो आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करती है इंग्लिश को अच्छा बनाने में। इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग से आपका वोकैबुलरी पार्ट कंप्लीट होगा, और जब रीडिंग करोगे तो आपको ग्रामेटिकल चीजें भी पता चलेंगी, आपको समझ में आएगा कि कहां पे क्या रूल लगना था। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए आपको करना चाहिए। तो बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, विनर्स की भी एक हमारी इंग्लिश प्रो बुक है जो वोकैबुलरी बुक है, आप उससे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसमें आइडियम्स, फ्रेजेस और सब कुछ दिया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, हर चीज बहुत अच्छी, इंपॉर्टेंट चीजें पूरी इसके अंदर कवर है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है। तो इंग्लिश को अच्छा करने के लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, है ना, सीधी बात है। बिना पढ़े आप उसको अच्छा कर नहीं पाओगे, और इसके लिए डेली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप 10-15 दिन में इंग्लिश अच्छी नहीं कर पाओगे, और आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो अभी से काम शुरू कर देना चाहिए, तब जाके आने वाले 1-1.5 महीने में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश में अच्छे नंबर आना शुरू होंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि बिना इंग्लिश के सिलेक्शन ले लोगे, बहुत बड़ी आपकी गलती होगी। इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, इसलिए ग्रामेटिकल पार्ट पे काम करो, रीडिंग पर काम करो, ताकि वोकैब आपकी इंप्रूव हो, तब जाके आप ओवरऑल बैलेंस बना पाओगे। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको लगाना है ना। तो हर दिन आप प्रैक्टिस और सारी चीजें कर सकते हो। यही चीजें मैंने यहां पे लिखी है। जीएस, ठीक है। अब जीएस का मतलब आप समझो, बहुत सटीक आसान भाषा में बता रहा हूं, जहां भी थ्योरी होती है वहां पे कभी भी रटना नहीं चाहिए, वहां पे हमेशा रिवीजन करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, थ्योरी को खूब रट्टा मारते हैं। कभी भी रटो मत, हमेशा रिवीजन करो। आप जब कोई साइंस में, जीएस में, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, भाई पहले तो इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझे हुए हो, प्रॉपर चार्ट्स से, मैपिंग से, हर चीज का ध्यान रखते हुए आपने बहुत अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ा, सारी चीजें वेल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हैं। अब उसको रिवाइज करो, उसको रट्टा मत मारो, क्योंकि रटने के लिए इतनी चीजें हैं। करंट अफेयर्स हर दिन पैदा हो रहा है, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में आपके लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये सब अनंत चीजें, इनफाइनाइट है, इनका कोई अंत नहीं है। तो आपको इसके लिए रिवीजन की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि हम समय समय पर रिवीजन करते रहें, समय समय पर चीजों को पलटाते रहें। जितना हमारी नजरों के सामने से इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये जितना बार बार गुजरेगा,
उतना आपके दिमाग के ये एक कोने में जाके बैठ जाएगा। आपको इस लेवल का बनना है कि भले एट ए टाइम आपको चीजें याद ना हो, लेकिन जब बार बार रिवीजन हम करते हैं तो जब कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमें समझ में आ जाता है ऑप्शंस को देख के कि भाई इस प्रश्न का आंसर ये है, क्योंकि इतनी बार पढ़ा हुआ है। पढ़ते से ऑप्शन देखकर समझ में आ जाता है कि सही आंसर कौन सा है। इसीलिए बार बार पढ़ने से बस ये फायदा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब ऑप्शंस आपके सामने आएंगे आप तुरंत समझ जाओगे कि सही आंसर कौन सा है, क्योंकि इतनी बार आप उसको पढ़ चुके हो। इसलिए इन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, याद रखने की टेक्निक्स अपनी बनाओ, स्ट्रक्चर्स, मैपिंग, डायग्राम, सब चीजों पे काम करो और फिर इनको अच्छे से रिवाइज करते रहो। बात वही है, अगर आपने लंबे समय तक देखना बंद कर दिया तो आप फिर चीजें भूल जाओगे। तो याद रखने के लिए इनको लगातार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, है ना। और पढ़ना सब है भाई। एग्जाम आज के समय में ऐसे हो चुके हैं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचा, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं, हर शिफ्ट में हर चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पहले आप कोई चीज छोड़ देते थे तो सिलेक्शन हो जाता था, आज कट ऑफ इतना हाई जा रहा है कि आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, वैकेंसीज हजारों में हैं और प्रश्न मतलब बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सभी अच्छा होगा, इंग्लिश अच्छा होगा, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग से उतार देना कि ये छोड़ देंगे या इसके बिना सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए हर सब्जेक्ट पर आपको काम करना पड़ेगा, बल्कि आपको कुछ टॉपर्स की भी हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। ठीक है, हमने वो भी आपके लिए करा है। मॉक टेस्ट तो भाई एक चीज है ही, मतलब प्रैक्टिस तो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि आप डेली पेपर आप लगाओगे, जैसे रियल एग्जाम होता है, पेपर आपने उठाया, टाइम मैनेजमेंट, घड़ी से आपने पूरा देखा कि भाई जो 60 मिनट एग्जाम के जैसे बैठो कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, और सीक्वेंस सारी चीजों को बहुत अच्छे से करो। जब आप डेली एग्जाम जैसे एग्जाम देने की प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके बारे में पहले ही काफी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए अगला एक बहुत की फैक्टर है और वो है एनालिसिस। केवल टेस्ट नहीं लगाना है, आपको यह देखना है कि भाई कहां गलती हुई है, कहां पे और बेटर किया जा सकता था, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि यार हमें लगता था कि ये तो अच्छी बन रही है लेकिन फिर भी गलत हो गई। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लगाने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, अच्छा एनालिसिस करने से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो इसलिए एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पहले टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। अगला क्या करना है, अब किस चीज पे काम करना है, तो आपको इससे आपकी स्ट्रेटेजी बनती है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझे किस जगह पर काम करने की जरूरत है, वो एनालिसिस से पता चलता है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेनी है। तो धीरे धीरे गलतियां कम होती जाती है, मार्क्स बढ़ते जाते हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। अब देखो टॉपर्स की हमने कुछ यहां पे आइडेंटिटीज लिखी है कि भाई टॉपर्स बाकी एक आम विद्यार्थी से क्या अलग करते हैं, है ना। जैसे आप में से कई बच्चों की सोच होगी कि हर प्रश्न को मेथड से ही किया जाता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, जैसे डिजिटल सम होता है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है, ऑप्शंस एलिमिनेशन होता है ना, या फिर वो मल्टीपल्स देख लेते हैं फिगर्स का देख के कि भाई पाई आर स्क्वायर का पता है कि यार पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 22/7 होती है, 22 के अंदर आता है 11, तो जो आंसर 11 के पहाड़े में आता होगा वो ऑप्शन है। तो 4 में से एक ऑप्शन डेफिनेटली मिल ही जाता है कि जो 11 से डिवाइड होता है, फिर 11 की भी ऑल्टरनेट वाली ट्रिक होती है। तो टॉपर यहां से चलते हैं, मतलब जो टॉपर की सोच रखते हैं वो ऐसे कि भाई जो काम एक दूसरा बच्चा 1 मिनट में कर रहा होगा वो 5 सेकंड में प्रश्न को भाप के समझ जाएंगे कि आंसर क्या हो सकता है। और आप विश्वास करिए 50% क्वेश्चंस बिना सॉल्व करे आप आंसर दे सकते हो, केवल ये कुछ आपको टेक्निक्स पता होंगी। तो इनको सीखिए, जिन टेक्निक्स का मैंने नाम कहा है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जब भी हम पढ़ाते हैं तो इन सब चीजों को भी साथ में कवर कराते हैं, है ना। ये पैटर्न को बहुत नजर रखते हैं कि भाई पैटर्न कैसा है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से पता चलता है कि पेपर बनाने वाले का माइंडसेट क्या है, क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, बहुत डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाते हो। तो टॉपर्स उस चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि इस एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर्स के लगाने से फायदा होता है। फिर डायग्राम्स बनाकर और प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। रिवीजन, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रिपरेशन, सब चीजों पे, मतलब जो मैं हमेशा कहता हूं ना एलआरपी, कि भाई आपका लर्न भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लर्न मतलब आपका सिलेबस कवर हो गया,
आपने बहुत अच्छे से रिवीजन करा, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा। तो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे ना इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। वो लर्निंग पर भी काम करते हैं, रिवीजन पर भी काम करते हैं, प्रैक्टिस पर भी काम करते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं यहां गड़बड़ करते हैं, या तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते, या सिलेबस ही अच्छे से कवर नहीं कर पाते। सिलेक्शन लेना है, तीनों चीजों का बहुत अच्छा प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी डिस्ट्रैक्शन से तो आपको दूर रहना ही है भाई, है ना। एक खतरनाक हथियार हम दिन भर लेकर घूम ही रहे हैं, मोबाइल, तो जिसमें दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार एग्जाम तक हम जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, जितना भटकाव हमारे अंदर कम रहेगा, उतना हम फोकस्ड रहेंगे। तो टॉपर्स हमेशा फोकस्ड स्टडी करते हैं, वो किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी कोई गलत आदत आपको लगनी है, आपको अगर बिगड़ना है तो आप तब तक कोई गलत आदत नहीं अपनाओगे, तब तक नहीं बिगड़ोगे जब तक आप नहीं चाहोगे, है ना। तो हम चाहेंगे तो उस तरफ कदम उठाएंगे। आप चाहोगे कि भाई मोबाइल, रील्स, इंस्टाग्राम ये सब मुझे डिस्टर्ब करे, तो वो होगा। आप नहीं चाहोगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना। इसलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री रहें, ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। काफी सारी और भी टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी डाइटिंग, इन सब का भी ध्यान रखें। हर चीज कंट्रीब्यूट करती है। नींद भी अच्छी जरूरी है। अगर आप 2-4 घंटे सो रहे हो तो आपका दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करेगा। आप एक बैलेंस 6-7 घंटे की नींद ले रहे हो तो आपका दिमाग और एक्टिव काम करेगा। मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस, टेंशन, जब बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हम होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई किसी काम की नहीं रहती है। तो मेंटल हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इनका भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है भाई, है ना। इसलिए थोड़ा सा फिजिकल चीजों को भी समय दो। ऐसे नहीं कि पहले कुछ बन जाएंगे और जब हम 30-35 के हो जाएंगे तब हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है। आप हेल्थ पर हर एज ग्रुप को काम करना चाहिए, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो वो तो एक लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। 15-20 मिनट, आधा घंटा भी आपने दिया ना, उसकी पढ़ाई पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। क्योंकि आप दिन भर काफी रिफ्रेश्ड फील करोगे, माइंड आपका बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो सारी चीजों का असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल पे आपको काम अभी करने की जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप में वो हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, मैं बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैंने बोलते हैं ना कि जो क्रक्स है, जो मेन बातें हैं, वो आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। और इसके अलावा अगर आप किसी चीज पे और डिटेल्ड आंसर चाहते हो कि सर इस पे थोड़ी और डीप बातें की जाए, तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर और अलग से वीडियो बना दूंगा आगे आने वाले समय में। और हम आगे और भी स्ट्रेटेजी आपके लिए लेते आएंगे कि भाई अंतिम 30 दिनों में क्या करें, आखिरी 15 दिनों में क्या करें, उन पर भी वीडियो में पूरा लाने की कोशिश करूंगा, है ना। बाकी आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो विनर्स की एप्लीकेशन पे आपको एसएससी सीएचएसएल का कोर्स भी मिल जाएगा 499 में। हर विषय की किताबें भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन कोर्स प्लस कॉम्बो, आपको पूरी किताबों का सेट भी मिल जाएगा। फाउंडेशन बैचेस भी उपलब्ध हैं, तो ये आप ज्वाइन करोगे तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबकी तैयारी एक बार में बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और अगर ऑफलाइन आकर आपको पढ़ना है कि भाई इंदौर आकर ऑफलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आप विनर्स के सेंटर पे आ सकते हो। नए बैचेस आपको सभी एग्जाम्स के मिल जाएंगे, एसएससी का भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है 99 में, 40 टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे विनर्स की ऐप पर। और एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है 199 में, आपको 300-400 पेपर्स मिल जाएंगे, तो आप ये भी ले सकते हो। और अगर कैलकुलेशन मजबूत करना है तो मेरा मात्र 99 का कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारी किताबें हैं, पूरी हमारी टीम है। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर सारी चीजें मिल जाएंगी। विनर्स पब्लिकेशंस ऐप किताबों के लिए है, ऑफलाइन आना है तो आप आ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है, कॉल या मेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इससे कुछ नया नॉलेज आपको मिला होगा और आपकी पढ़ाई में एक सही डायरेक्शन और इससे मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो और किन चीजों पर होना चाहिए। तो थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।